Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज समझने वाले हैं और इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि इसका डर भी खत्म हो जाएगा और लाइफ टाइम याद रहेगा, वो भी एग्जाम सेफ तरीके से। Sounds great. अच्छा, एक बात सोचिए, जब इंजीनियर्स कोई बहुत बड़ा ब्रिज या कोई स्काई स्क्रीपर बनाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि स्ट्रक्चर पर कितना स्ट्रेस या दबाव पड़ रहा है, जबकि बाहर से तो कोई क्रैक भी नहीं दिख रहा होता। वो ये अदृश्य मतलब इनविजिबल चेंजेस कैसे नापते होंगे? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बिना कुछ टूटे या दिखे अंदर का स्ट्रेस पता लगाना, ये कैसे पॉसिबल है? यहीं पर फिजिक्स का कमाल आता है। वो कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही क्लेवर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सर्किट इतना सेंसिटिव होता है कि रेजिस्टेंस में होने वाले इतने छोटे छोटे बदलावों को भी पकड़ लेता है जो हमें दिखाई भी नहीं देते। अच्छा? हाँ, जैसे स्ट्रेन गेजेस में होता है जो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के स्ट्रक्चरल हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। अच्छा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कोई एक्चुअल पुल नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पुल के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। जीरो लेवल पर समझें तो व्हीटस्टोन ब्रिज असल में है क्या? ये 4 रेजिस्टर्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट है जो एक डायमंड या कह लें काइट की शेप में लगे होते हैं। इसका मेन काम है किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत हाई एक्यूरेसी से मापना। पर हमारे पास रेजिस्टेंस नापने के लिए तो मल्टीमीटर होता ही है, फिर इस स्पेशल अरेंजमेंट की क्या जरूरत पड़ी? बहुत बढ़िया सवाल। इसका सीक्रेट है सर्किट को बैलेंस करना। इसका असली जीनियस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करने में नहीं है, बल्कि मेजरमेंट की प्रॉब्लम को एक कैंसलेशन की प्रॉब्लम में बदलने में है। कैंसलेशन? इसका क्या मतलब हुआ? इसे एक पुराने जमाने के तराजू की तरह समझो। सब्जी वाला एक पल्ले पर वजन रखता है और दूसरे पर सब्जी, राइट? हाँ, बिल्कुल। और वो तब तक सब्जी एडजस्ट करता है जब तक तराजू की सुई बिल्कुल बीच में जीरो पर ना आ जाए। वो सुई पे 500 ग्राम नहीं पड़ रहा होता, वो सुई को जीरो पर लाने की कोशिश कर रहा होता है। बस यही व्हीटस्टोन ब्रिज का कोर प्रिंसिपल है। हमारी आंखें या इंस्ट्रूमेंट्स किसी वैल्यू को पढ़ने के मुकाबले जीरो को डिटेक्ट करने में कहीं ज्यादा एक्सपर्ट हैं। इसी को नल डिटेक्शन मेथड कहते हैं। अच्छा, तो मतलब हम करंट को नापने की जगह करंट को जीरो होते हुए देख रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ करंट। ये तो सच में क्लेवर। प्रिसाइसली। अब इसका एक मेंटल पिक्चर बनाओ। एक डायमंड शेप है जिसके चारों कोनों पर एक एक रेजिस्टर लगा है। मान लो R1, R2, R3 और R4। ठीक है। डायमंड के ऊपर और नीचे के पॉइंट्स के बीच एक बैटरी लगी है जो पावर सोर्स है, और लेफ्ट राइट के पॉइंट्स के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा है। ये गैल्वेनोमीटर वही तराजू की सुई है जो बहुत स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। ओके, आई कैन पिक्चर इट। अ डायमंड ऑफ रेजिस्टर्स, बैटरी टॉप टू बॉटम और बीच में एक करंट डिटेक्टर। परफेक्ट। अब जरा देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। जरा एनसीईआरटी की वर्डिंग पढ़िए। The Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances R1, R2, R3 and R4. The null point condition is given by R1, R2 is equal to R3, R4. राइट। अब सवाल उठता है कि ये R1, R2 is equal to R3, R4 वाली कंडीशन, जिसे बैलेंस कंडीशन कहते हैं, ये आई कहाँ से? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। इस फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्या है? चलो वापस उस तराजू वाली एनालॉजी पर चलते हैं। सुई जीरो पर कब होती है? जब दोनों पलड़ों पर वजन बराबर हो। बिल्कुल। हमारे सर्किट में डायमंड के लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स, मान लो B और C, हमारे 2 पलड़े हैं। अगर B और C का पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल लेवल एकदम बराबर हो जाए तो उनके बीच कोई करंट नहीं बहेगा, जैसे पानी लेवल सरफेस पर नहीं बहता। एग्जैक्टली। VB equals to VC। पर वो सेम होगा कब? कब? वो सेम तब होगा जब सर्किट में एक तरह की सिमेट्री हो। जब बैटरी से आने वाला करंट R1 और R2 में और R3 और R4 में इस तरह से डिवाइड हो कि B और C का पोटेंशियल लेवल बराबर हो जाए। और फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऐसा तभी होता है जब एक साइड के रेजिस्टर्स का रेशो यानी R1, R2 दूसरी साइड के रेजिस्टर्स के रेशो मतलब R3, R4 के बिल्कुल बराबर हो। समझ गई। तो R1, R2 equals to R3, R4 कोई रैंडम फॉर्मूला नहीं है, ये उस सर्किट की इलेक्ट्रिकल बैलेंस या सिमेट्री की कंडीशन है। एग्जैक्टली। और इसे याद रखने का एक और आसान तरीका है। डायमंड शेप में आमने सामने वाले यानी ऑपोजिट रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है,
सो R1 R4 इक्वल्स R2 R3, क्रॉस प्रोडक्ट्स are इक्वल। हाँ, ये तो याद रखने में ज्यादा इजी है। R1 into R4 equals R2 into R3. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. चलो अब इसका फायदा देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लो R1 is equal to 100 ohms, R2 is equal to 150 ohms और R3 is equal to 200 ohms हैं और R4 एक अननोन रेजिस्टर है। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए R4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉर्मूला था R1 R4 equals R2 R3. तो 100 R4 equals 150 200. मतलब 100 R4 equals 30,000. तो R4 हुआ 30,000 divided by 100 यानी 300 ohms. परफेक्ट। देखो कितना सिंपल है। अगर हमें 3 रेजिस्टर्स पता हैं तो हम चौथे को बैलेंस पॉइंट पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कर्चॉफ्स रूल्स का एक डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिससे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, थियोरी और फॉर्मूला तो समझ आ गया, पर अब एक सवाल है। पूछिए। आज की दुनिया में जहां हमारे पास सुपर एक्यूरेट डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं, वहां इसकी रियल वर्ल्ड रेलेवेंस क्या है? क्या ये मेथड आउट ऑफ डेट नहीं हो गया है? फैंटास्टिक क्वेश्चन। अगर हमें सिर्फ एक सिंपल रेजिस्टर की वैल्यू नापनी है तो हाँ, एक अच्छा डिजिटल मल्टीमीटर शायद ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की असली पावर एक स्टैटिक रेजिस्टेंस को नापने में नहीं है। इट्स रियल पावर लाइज इन डिटेक्टिंग टाइनी चेंजेस इन रेजिस्टेंस। टाइनी चेंजेस जैसे कि? जैसे वो बिल्डिंग के स्ट्रेस वाली बात। एक मेटल वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है, एरिया कम होता है और उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये चेंज बहुत ही मामूली होता है, शायद 0.01%। ओके। R4 की जगह लगा दें और ब्रिज को पहले से बैलेंस कर दें तो जैसे ही बिल्डिंग पर स्ट्रेस पड़ेगा और वायर स्ट्रेच होगी, उसका रेजिस्टेंस जरा सा बदलेगा और ये जरा सा बदलाव भी ब्रिज के बैलेंस को बिगाड़ देगा। गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत हिल जाएगी। वाओ! तो ब्रिज एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है फॉर टाइनी रेजिस्टेंस चेंजेस। ये सीधा रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रेजिस्टेंस में होने वाले बदलाव को पकड़ रहा है। यू गॉट इट। यही प्रिंसिपल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स मतलब थर्मिस्टर्स में यूज होता है। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है। उसे ब्रिज में लगा दो और आप टेम्परेचर में होने वाले बहुत छोटे चेंजेस को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, जैसे एयर कंडीशनर्स में होता है। So it's not just a measurement tool, it's a change detection tool. This makes it incredibly useful for sensors. Absolutely. अब चलो उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जहां एग्जाम में मार्क्स कटने का सबसे ज्यादा डर होता है। ये साइलेंट किलर्स हैं। Okay, I'm listening. पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, ब्रिज बैलेंस होने पर पूरे सर्किट में करंट जीरो हो जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट का मतलब है बैटरी ने भी करंट भेजना बंद कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? सही बात यह है कि बैलेंस कंडीशन में सिर्फ गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच यानी B और C के बीच का करंट यानी IG जीरो होता है। तराजू की सुई रुकी हुई है पर दोनों पड़ों पर वजन तो अभी भी है। वैसे ही R1, R2, R3, R4 से करंट अभी भी फ्लो कर रहा होता है। करंट सिर्फ बीच वाले रास्ते से नहीं जाता। अच्छा, तो करंट इज फ्लोइंग इन द आउटर लूप बट नॉट थ्रू द सेंट्रल ब्रिज। ये क्लियर हुआ। दूसरी बड़ी गलतफहमी, व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, राइट, इट्स मोर ऑफ अ सेंसर सर्किट नाउ। ये ऐसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट, स्ट्रेस, जिसे हम रेजिस्टेंस के चेंज में कन्वर्ट कर सकें। Exactly. The bridge converts that tiny resistance change into a measurable voltage or currents. चलो अब इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। ओके, साउंड्स फन। पहला तो है मेमोनिक, एक कैची फ्रेज। बस याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। डायमंड शेप में आमने सामने वाले रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सिंपल एंड इफेक्टिव। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर। अपने दोनों हाथों से एक डायमंड की शेप बनाओ। आपके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर्स चारों रेजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बीच की उंगलियां जो एक दूसरे को टच कर रही हैं वो गैल्वेनोमीटर है। ओके। जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये उंगलियां एकदम शांत रहेंगी, कोई मूवमेंट नहीं। जैसे ही बैलेंस बिगड़ेगा, एन अनबैलेंस करंट फ्लो करेगा और ये उंगलियां हिलेंगी। That's a great visual. Diamond shape and the middle fingers are the galvanometer. I'll remember that. तो आज की डिस्कशन को 3 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। Go ahead. पहला पॉइंट,
व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टर्स का एक डायमंड शेप्ड अरेंजमेंट है। इसका कोर प्रिंसिपल नल डिटेक्शन मेथड है, जहां हम करंट को मेजर नहीं करते बल्कि करंट को 0 होने पर डिटेक्ट करते हैं। And point 2? दूसरा पॉइंट, इसकी बैलेंस कंडीशन तब आती है जब सेंट्रल गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो। ऐसा तब होता है जब ऑपोजिट रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल हो, यानी R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3। And the third point? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ रेजिस्टेंस नापने का पुराना टूल नहीं है। ये एक हाईली सेंसिटिव सर्किट है जो रेजिस्टेंस में होने वाले बहुत छोटे चेंजेस को डिटेक्ट करता है, जिस वजह से ये स्ट्रेन गेजेस, प्रेशर सेंसर्स और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स जैसे अनगिनत मॉडर्न सेंसर्स का आधार है। तो ये थी व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी, एक सिंपल एलिगेंट 19th सेंचुरी का आइडिया जो आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। Truly fascinating. It makes you wonder, अगर ये सर्किट नथिंगनेस या जीरो को डिटेक्ट करने में इतना अच्छा है, तो क्या हमारी मॉडर्न लाइफ में और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो बैलेंस और कैंसलेशन के इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं, शायद ऐसी जगहों पर जहां हम नोटिस भी नहीं करते? That's a brilliant thought to end on. नॉइज कैंसलिंग हेडफोन से लेके एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग तक ये बैलेंस का आइडिया हर जगह है। समथिंग फॉर अ लिसनर्स टू थिंक अबाउट। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is? PROFS SAM, right? Yes, PROFSAM.com. अगली बार तक keep learning.